अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग में इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड को। इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम सेकंड पार्ट में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे परपेचुअल मेथड के साथ, और इसमें हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से होंगे, इन मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन्वेंटरी कॉस्टिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड के अंदर हमारे पास हमने डिस्कस कर ली थी, इसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, जबकि इसके मेथड हमने देखे थे, सिस्टम देखे थे, जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम था और पीरियोडिक था। अब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हम तीन मेथड को जो मोस्ट कॉमन है उनको सॉल्व करेंगे, जिसके बार बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज को। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो करना है फीफो मेथड को। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, ये मैंने थ्योरी इसलिए लिखी है ताकि पहले आपको ये मेथड समझ आ जाए कि ये होता क्या है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो चीज हम बात करें इन्वेंटरीज की, इन्वेंटरी को परचेज करना, उसको सेल करना, और एट द एंड हमारे पास कितनी इन्वेंटरी रह जाती है उसको फाइंड आउट करना है बेसिकली। ठीक है, तो फीफो में जो इन्वेंटरी आपने सबसे पहले खरीदी और जो उसको इशू कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है उसको फाइंड आउट करना है। जो सबसे पहले खरीदी होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले इन्वेंटरी आपके स्टोर में आई होगी, सबसे पहले इशू भी आप वो करोगे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कुछ ग्रोसरी की जो चीजें खरीदी वो आपके स्टोर के अंदर अवेलेबल हैं, पहले से खरीदी हुई हैं पुराने रेट पे। अब आपने और भी खरीद ली, नई चीज़ें भी कुछ परचेज कर ली, लेकिन कोई खरीदने आता तो आप सबसे पहले वो पुरानी चीज़ों को इशू करोगे, पुरानी चीज़ें उसको सेल आउट करोगे, बाद में न्यू वाली चीज़ें सेल आउट करोगे। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा पढ़ते हैं। तीन हैं वो मैंने बता दी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीफो को। अज्यूम्स मटीरियल्स रिसीव्ड फर्स्ट इन द स्टोर्स आर फर्स्ट टू बी इशूड आर सोल्ड। अज्यूम करते हैं इसमें कि जो मटीरियल सबसे पहले हम रिसीव करेंगे वो सबसे पहले हम इशू करेंगे इन द स्टॉक एंड द मटीरियल परचेज लास्ट, और जो मटेरियल हमारा स्टॉक में पड़ा होगा वो हमारा लेटेस्ट मटेरियल होगा। ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा स्टॉक के अंदर मटेरियल होगा वो हमारा लेटेस्ट होगा, क्योंकि पहले वाला मटेरियल हम उसको इशू करते जाएंगे। ठीक है, या इसको ये भी कह लेंगे जो परचेज कॉलम या रिसीव के अंदर पड़ा होगा वो हमारा मटेरियल स्टॉक के अंदर पड़ा होगा, वो लेटेस्ट मटेरियल होगा। ये आगे फीफो की बात। हमने थोड़ा सा आगे चलें। इन्वेंट्री आइटम्स आर इशूड एट द ओल्डेस्ट प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी इन्वेंट्री की हमने आइटम्स को इशू करना है, सेल करनी है, जहां पे जो हमने बात की इशू करनी है या सेल करनी है, वो ओल्डेस्ट रेट पे सेल होंगी। जिस रेट पे आपने खरीदा था और उसी रेट पे ही वो जो है वो सेल आउट हो रही होंगी। न्यू रेट इस वक्त मार्केट के अंदर, जैसे कि आपने खरीदे थे 20 यूनिट्स खरीदे थे और प्राइस थी उसकी 2 रुपीज। ठीक है, अब आपने क्या किया कि लेटेस्ट प्राइस उसकी 3 हो चुकी है, अब आपने इशू करने हैं 20 यूनिट, तो आपने इस 3 पे नहीं, आपने इस 2 पे इशू करने हैं, ओल्डेस्ट प्राइस पे इशू होंगे। फर्स्ट थिंग, ठीक है, लिस्टेड इन द स्टोर्स लेजर अंटिल द फर्स्ट बैच फुली यूटिलाइज। जब वो पहले वाला आप जब तक उसको सेल आउट नहीं कर देते उस वक्त तक आप जो लेटेस्ट प्राइस पे नहीं आ सकते। ये बात यहाँ पे बताई गई है। फीफो में थोड़ी सी आपको बात क्लियर होगी कि फीफो मेथड क्या होता है। थोड़े से एडवांटेजेस की बात कर लें। एडवांटेजेस की मैं अगर बात करूं तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी मेथड। ठीक है, एक बात होगी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नियरर टू करंट मार्केट प्राइस। देखें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लोजिंग वैल्यू होती है, जो एट द एंड आपके पास स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू बच जाएगी, जो हमने फाइंड आउट करना आता है परपेचुअल मेथड्स में, वो कहाँ क्या होती है, वो करंट टू नियरर टू होती है करंट मार्केट प्राइस के। मीन्स टू से दैट कि जो मार्केट में इस वक्त करंट प्राइस चल रही होगी उसकी लेवल के इक्वल होगी, क्योंकि पहले जो पुरानी चीजें होंगी वो तो हमने इशू कर दी, तो जो बचेगी इसका मतलब वो लेटेस्ट प्राइस पे ही हमारे पास चीजें होती हैं। तो इसका ये एडवांटेज होता है बेसिकली। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू। इम्प्रॉपर मैचिंग होती है, कॉस्ट रेवेन्यू से मैच नहीं कर रही होती। क्यों नहीं कर रही होती, पढ़ लेते हैं। सिंस द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड प्राइसेस। जो हमने यहाँ पे बात की कि हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करेंगे, चीज़ों को इशू करेंगे, वो किस प्राइस पे करेंगे, पुरानी प्राइस पे, ओल्डेस्ट प्राइस पे इशू करेंगे। तो प्राइस तो मार्केट में कुछ और चल रही होती है, तो जो रेवेन्यू होता है और जो कॉस्ट पे आपने इशू की होती है वो आपस में मैच नहीं करती। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि इम्प्रॉपर मैचिंग होती है कॉस्ट की और रेवेन्यू की। कॉस्ट कुछ है, रेवेन्यू आपका फिर कुछ होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद है डिफिकल्ट टू कंपेयर टू जॉब्स। हाँ, ये देखें कितना इंपॉर्टेंट है कि जो दो चीज़ों को कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। दो चीज़ों को कंपेयर हम किस तरह से करते हैं, सपोज करें कि 20 रुपीज़ का आपने 20 यूनिट्स आपने इशू करने हैं। ठीक है, मटेरियल है या यूनिट्स लगा लें, ये आपने इशू करना है, ये आपने देना है किसी को।
अब बात क्या है कि अब एक आपके पास पुराना स्टॉक में 10 रुपए पड़े हैं, 10 यूनिट्स पड़े हैं, और जो उसके बाद वाली प्राइस है उसमें भी आपके पास 10 पड़े हैं। ये इसकी प्राइस 2 है, इसकी प्राइस 3 है। तो यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट टू कंपेयर टू जॉब्स, दो चीज़ों को, मतलब 20 रुपए का मटेरियल ही दो प्राइसेस पे हम इशू कर रहे हैं, तो इसको कंपेयर करना डिफिकल्ट है। समझ आ गई बात कि 20 यूनिट इशू करने हैं लेकिन दो प्राइसेस पे हम वो इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफिकल्ट टू कंपेयर टू जॉब्स, यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है फीफो मेथड के अंदर हमें। यहाँ पे ये उसकी थोड़ी सी थ्योरी थी और उसका बैकग्राउंड था कि फीफो मेथड होता क्या है। अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि फीफो मेथड को सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो डेट है, एक्टिविटीज हैं, अक्वायर्ड यूनिट एंड कॉस्ट है, सोल्ड एंड कॉस्ट है। जो आपने खरीदे या रिसीव किए वो यूनिट्स हैं, और ये जो सेल कर दिए, और जो एक्टिविटीज हुई, सेल किया या परचेज किया, और वो डेट है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और स्टेटमेंट भी लिखी आ सकती है कि जस्ट लाइक मार्च 1 को बिगिनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स एंड रेट ऑफ 50 यूनिट्स, ठीक है। और ये आ सकता था परचेजेज 400 यूनिट्स, रेट ऑफ 55। इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट भी आ सकती थी और इस तरह से भी लिखा आ सकता है। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है उसका प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 3 चीजें ये होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए डेट, ठीक है, डेट सबसे पहले आपने लिखनी है। फिर आपके पास कॉलम आना चाहिए परचेजेस का। किसका कॉलम चाहिए आपको? परचेजेस का। परचेजेस को आपने 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। किस किस में? यूनिट, कॉस्ट और बैलेंस। समझ आ गई बात की। फिर आपने नेक्स्ट में क्या लिखना है? इश्यूज। नेक्स्ट कॉलम आपको किसका चाहिए? इश्यूज का चाहिए। इश्यूज को भी आपने 3 में ही डिवाइड करना है। किस किस में? यूनिट में, कॉस्ट में और बैलेंस के अंदर। गॉट इट। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा बैलेंस का कॉलम। बैलेंस को भी आपने 3 चीजों में डिवाइड कर देना है, यूनिट में, कॉस्ट में और बैलेंस में। समझ आ गई बात को। आपने स्केच बनाना किस तरह से, यही प्रोसीजर है। यहाँ पे परचेजेस की जगह रिसीप्ट आ जाएगा, कोई रिसीप्ट लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इश्यूज आ जाएगा और बैलेंस आ जाएगा, यहाँ सेल्स आ जाएगा। ये एक ही बात है। इश्यूज लिख दें, सेल्स लिख दें, परचेजेस लिख दें, सेल्स लिख दें। इसको एक और कॉलम बढ़ाना हो तो यहाँ पे आप एक्टिविटीज का कॉलम डालें, जैसे कि ये मैंने डाला हुआ बिगिनिंग, परचेज, सेल, इस तरह से वो लिख दें अलग से, और यूनिट, कॉस्ट और बैलेंस, एज अप टू यू। लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, फिर परचेजेस, इश्यूज और बैलेंस। इसको आपने 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। एक्सेप्ट कि आप इसको ये हेडिंग दिए बगैर यूनिट, कॉस्ट और बैलेंस लिख दें तो वो इतना अच्छा जेस्चर नहीं है, ये बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्केच मैंने आपको बता दिया। मार्च 1 है, उसमें आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 100 यूनिट्स, 50 उसका रेट है, ठीक है, ये आपको गिवन है। बिगिनिंग इन्वेंट्री जो पहले से पड़ी हुई है, अभी आपने कोई खरीदी नहीं है, पहले से। इसका मतलब ये पिछले साल का बैलेंस पड़ा हुआ है, जिसको हम इस मंथ में या इस साल में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले हम ये फर्स्ट डेट की एंट्री लिखेंगे और इसको डायरेक्ट कहाँ पे ले जाएंगे? बैलेंस में, क्योंकि पिछले साल का बैलेंस है तो डायरेक्ट बैलेंस में चला जाएगा। यूनिट आ गए 100, कॉस्ट उसकी कितनी है? 50, मल्टीप्लाई कर दे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 5000 बैलेंस आ गया। आप चाहें तो इस पूरी डेट पे लाइन ऐसे लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बैलेंस के कॉलम में लगा लें, इट्स ओके, ठीक है। ये परपेचुअल सिस्टम है तो साथ साथ इसको करेंगे। नेक्स्ट मार्च 5 को आपने परचेजेस की हैं 400 यूनिट्स के, 55 उसका रेट है एक यूनिट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परचेजेस के कॉलम में जाएंगे, हम क्या करेंगे? 400 यूनिट्स लिखेंगे, कॉस्ट उसकी 55 है और बैलेंस कितना आ जाएगा? 22,000। मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 22,000 आ जाएगा। ये हमने परचेजेस की हैं। अब तरीका क्या है? अब इसको क्या करेंगे? हम बैलेंस वाले कॉलम में ले आएंगे। पहले आपके पास कितनी पड़ी हैं चीजें, क्योंकि हम बेसिकली फाइफो मेथड कर रहे हैं तो जो पिछला बैलेंस पड़ा होगा वो साथ साथ आता रहेगा, ठीक है। पिछला कितना पड़ा है? 100, 50 ऐसे ही आ गया। अब कितने परचेज किए? 400, तो उसके नीचे लिख दिया 400, 55 और 22,000। इसको हमने लाइन लगा के कवर कर दिया। मींस यहाँ पे हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होगी। अभी तक कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन नहीं आई और यहाँ पे ये कंप्लीट होगी। ये हमारा स्टोर रूम है बेसिकली। स्टोर के अंदर हमारे पास इस प्राइस पे हमने इतने यूनिट्स पड़े हैं और 400 जो यूनिट्स हैं वो 55 की प्राइस पे पड़े हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 9 डेट, जिसमें है हमने सेल किए कुछ यूनिट 420.85 पे। यहाँ बहुत ही गौर से समझने वाली बात यह है कि आपने जो सेल किए हैं यूनिट वो कितने किए हैं? 420। रेट क्या है? 85। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला रेट आपने कंसीडर नहीं करना। जिस रेट पे आपके स्टोर में आपके पास चीज़ पड़ी होगी आपने उसी पे ही उसको इशू करना है, ठीक है। जो यहाँ पे रेट होगा वो आपने कंसीडर नहीं करना।
रेट वही लगेगा जो आपका स्टोर में, जो हमने पहले पढ़ा था कि ओल्डेस्ट प्राइस, मैंने आपको बेनिफिट्स में बताया भी कि हमने ओल्डेस्ट प्राइस जो पड़ी होती है जो हमारे स्टॉक में, उसी पे ही हम उसको सेल करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 4, बेशक रेट दिया हो ना दिया हो, इश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, आपने सिर्फ यूनिट्स कंसिडर करने। तो 18 डेट हमने यहाँ पे 9th डेट हमने यहाँ पे डाल ली। अब हमने कितने यूनिट इशू करने हैं, 420। कीप इन माइंड दैट कि हम कर रहे हैं FIFO मेथड। तो FIFO का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपके पास पुराने यूनिट्स पड़े, तो पुराने आपके पास यूनिट्स कौन सा पड़े हैं, ये वाले पड़े हैं 100, ये पुराना यूनिट पड़ा है आपके पास। ये 400 तो आपने देखें बाद में खरीदे थे, ये देखें 5 तारीख को खरीदे थे। ठीक है, तो पुराने यूनिट्स कौन से हुए, 100। सबसे पहले क्या इशू होंगे, 100 यूनिट्स इशू होंगे। तो ले जी, हमने 9 डेट में इशू के कॉलम में आ गए 100 यूनिट्स इशू कर दिए। रेट वही वाला लगाना है जो यहाँ पे है 50, तो 5000 हमने इशू कर दिए। बाकी कितने रह गए इशू करने वाले, 320 यूनिट्स। वो 320 यूनिट किस में से इशू होंगे, जो इसमें से इशू होंगे अब। ठीक है, ये जो पड़ा है 400, तो 400 में से 320 हमने इशू कर दिए, रेट लगेगा 55 और ये अमाउंट आ गई 17600 मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब बैलेंस के अंदर क्या बच जाएगा, 400 यूनिट रह गए थे ना, 400 में से 320 चले गए, बाकी कितने रह गए 80 मल्टीप्लाई बाय 55 रेट था, तो 4400 यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज हो गई। यहाँ तक ट्रांजेक्शन आप क्लोज होगी। इशू हमने इस तरह से करनी है। अगर लाइफो होता तो सबसे पहले क्या करते, ये 400 में से इशू करते। FIFO है चूंकि तो पुराना है, तो पुराने में से पहले इशू करेंगे। समझ आ रही होगी आपको, होप सो। ओके, नेक्स्ट फिर परचेजेस की ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमने 120 यूनिट्स और परचेज कर लिए। रेट क्या लगा, 60। ठीक है, तो परचेजेस के कॉलम में आ गया, डेट लिखी, 120 यूनिट्स लिखे, ये उसका कॉस्ट है, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 7200। समझ लगी बात। अब फिर हम बैलेंस में जाएंगे। अब ये वो हमारा स्टोर है ना बेसिकली, तो स्टोर में कोई चीज़ परचेज करोगे, रखोगे तो सही ना आप। तो चलो जी, पहले हमारे पास स्टोर में क्या पड़ा है, 80, 55, वैसे ही नीचे उतार लेने हैं। इसलिए मैं ये देखें, जैसे ही ट्रांजेक्शन खत्म होती है मैं लाइन लगा देता हूँ, ताकि वो हमारा बैलेंस वहाँ पे खत्म हो जाता है। 80, 55 ये पहले पड़े हैं। अब नए कितने आ गए, 120, 60 और 7200, यही उठा के हमने इधर लिख दिए। कीप इन माइंड दैट कि आपने वो जो पहले वाला बैलेंस होता है उसको पहले नीचे लेकर आना है, फिर नया बैलेंस लिखना है। ठीक है, ये अब हमने इसको क्लोज कर दिया। ओके, अब हमारे पास जो है वो 120 के बाद 25 डेट की ट्रांजैक्शन है, इसमें हमने परचेज किए हैं 200 यूनिट 62 रुपये रेट पे। फिर इधर आ जाओ, 25 डेट लिखी, परचेजेस के कॉलम में 200 यूनिट्स लिखे, 62 रेट लिखा, मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 12400 रुपये। बैलेंस में चलेंगे। बैलेंस में आपके पास पहले कितने पड़े थे, 80 हमने, ये देखें यहाँ तक थे, इसको पहले नीचे लेकर आए हैं 80, फिर उसके बाद ये 120 वाली भी लेकर आए, और अब कितने परचेज किए 200, तो 200 ये लेकर आया, 62 रेट था और ये, तो ये इस तरह से पूरी ट्रांजैक्शन को क्लोज किया हमने। समझ लगी आपको। ओके, फिर हमारे पास है 29, लास्ट एंट्री है जो कि है सेल्स। हमने कितने यूनिट सेल किए 160। फिर बता रहा हूं कि ये वाला जो रेट यहाँ पे दिया गया ये कंसीडर नहीं होना, जो रेट आपके पास वहां पे है वही रेट हमने लेना है, हमने उसी रेट पे ही इशू करने। ये रेट सिर्फ उस वक्त काम आएगा जब हमने CGS काउंट करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अपना प्रॉफिट निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये रेट नहीं आएगा। ठीक है, इस रेट पे हम बेच रहे हैं, खरीदा हमने वो था, हमने अपने यूनिट से, अपने स्टॉक से उसी में से इशू करने हैं। तो 160 इशू करने हैं। अब हम इशू वाले कॉलम में आ जाएंगे। FIFO मेथड कर रहे हैं चूंकि, तो सबसे पुरानों में से इशू होगा। तो सबसे पुराना कौन सा पड़ा है, 80 वाला स्टॉक पड़ा है। ये 200 तो सबसे लेटेस्ट है ना नीचे से, ये बात भी समझ लेंगे। FIFO होगा तो जो यहाँ पे जो पड़ा होगा यूनिट उधर से इशू करेंगे। 80 यूनिट्स हमने कितने करने हैं 160, तो यहाँ 80 पड़े हैं, तो सबसे पहले 80 यूनिट होंगे 55 के रेट पे, ये कर दिए। ठीक है, फिर अब कितने करने रह गए 80 रह गए, तो अब यहाँ पे 120 पड़े हैं, इसमें से कितने जाएंगे 80 यूनिट्स चले जाएंगे, 60 के रेट पे 4800 आ गया। यहाँ कितने बच जाएंगे बैलेंस के अंदर, ये देखें 40, 120 में से 80 चलेगा, कितने रह गए 40 यूनिट्स, रेट लग गया 60, 2400, और दूसरे कितने पड़े हैं 200, 62 के रेट पे 12400। समझ लग गई। अब क्योंकि ना कोई परचेज है ना सेल है, यहाँ पे खत्म हो गया था, मंथ खत्म हो गया, तो हमारे पास मंथ एंड पे ये क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया। इतने की उसकी वैल्यू बच, यूनिट कितने बच गए 240 यूनिट बचे, और हमारे पास स्टॉक कितना, वैल्यूज की कितनी बची 14800। इन दोनों को जमा कर लेंगे, 2400 जमा 12400, 14800 आपकी क्या आ गई, एंडिंग इन्वेंट्री आ गई FIFO मेथड के साथ, जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी और आपने कर ली। इतना सा ही क्वेश्चन है।
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन चेक कैसे करते हैं आपका सही है या नहीं, थोड़ा सा बस वेट करें। सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में कहे कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करें, एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर ली है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का कहे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो रेट है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कहे आपको तो आपने चीज किस पे सेल आउट की थी, इस रेट पे, लोगों को मार्केट, आपने गोदाम से, आपने स्टोर से आपने उस रेट पे माइनस करनी है, लेकिन आपने लोगों को बेची कितने की थी, इस रेट पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 420 को 85 के साथ, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 37,500 आएगा, ठीक है। ये 160 वाले भी इशू किए थे 95 पे, इसको आप कर लें तो ये कुछ आएगा। इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है। जो जमा करने के बाद आंसर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, 50,900, 50,900 रुपए की आपने चीजें बेची हैं किसी को, ठीक है, जो कि आपकी कितनी कॉस्ट आई, ये अब मैंने, ये सेल्स है, ये इशू का कॉलम है, इसकी मैंने सारी चीजें जमा की तो ये कितनी आ रही है, 31,800। 31,800 उनकी ओरिजिनल प्राइस थी बेसिकली, जो आपने चीजें अपने स्टोर से इशू कर दी, लेकिन आपने कितने की बेची हैं वो, अब 50,900 रुपए उसकी जो है वो आपकी मार्केट के हिसाब से वो कॉस्ट है जो सेल आउट हो रही है। इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दें 31,800 को, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपको कहा जाए फाइंड आउट करने को तो वो आपने इस तरह से उसको फाइंड आउट कर लेना है, समझ लगी। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि आपने चेक करना है ये 14,800 आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, तो किस तरह से करोगे। हमारे पास बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ये हमारे पास परचेजेस का कॉलम है, आपने इसका टोटल कर लेना है, जितनी भी इसकी अमाउंट है 22,000, 7,200 और 12,400, इनको आपने प्लस कर लेना है। प्लस मैं आपको करके दिखाता हूँ, 22,000 प्लस हमारे पास 72,100 है, प्लस 12,400 है, इनको हमने प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 41,600। हम ऐड करेंगे 41,600, ये हमारे पास आ गया ये वाला, और 500 हमारे पास पुराना स्टॉक का पड़ा, ये देखें यहाँ पे जो बैलेंस पड़ा था 5,000, तो इसको कर लें तो ये 46,600 आ जाएगा। अब 46,600 टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, ये वाला 500, 5,000 भी ऐड करने के बाद, क्योंकि वो स्टॉक भी तो पड़ा ना हमारे पास। तो हमने आपको बताया था कि ये परचेजेस और वो स्टॉक को ऐड करें, और ये जो आपके पास सेल्स है इसको माइनस कर दें, तो आपके पास वो आंसर आना चाहिए। माइनस किया 31,800 इसमें से, तो 14,800 मेरे पास आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है। इट्स मीन दैट कि आपने ट्रांजैक्शन को बिल्कुल ठीक किया और क्वेश्चन आपका ठीक है। 41,600 ये, और वो जो बैलेंस आपके पास पड़ा था पिछले साल का 5,000 की उसकी अमाउंट थी, जमा कर लें 46,600, उसमें से ये माइनस कर दें 31,800 सेल्स का जो बैलेंस है, इशूड का बैलेंस है, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो 14,800 आएगी। मींस आपको ये क्लैरिफाई करेगी एग्जाम के अंदर कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो रेट यहाँ पे आप सेल करते हो उनको प्लस कर लो। 50,900 आ रहा था, उसको प्लस करने के बाद हमने इसको अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फीफो मेथड को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जो है वो लीफो मेथड भी करेंगे, एवरेज भी करेंगे, और एक और क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा जिसमें अगर कोई रिटर्न की एंट्री आ जाती है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, तो उसको कैसे सॉल्व करना है फीफो, लीफो, एवरेज में, वो भी आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।